is crippled with a horse whose hind leg is wounded. तो whose, ये who का possessive केस है और ये किसको रिलेट कर रहा है? अपने पहले आए हुए नाउन हॉर्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि who का प्रयोग आमतौर पर मनुष्य के लिए होता है और कभी कभी इसका प्रयोग जानवर के लिए भी होता है। एंड समटाइम्स इट आल्सो कम्स फॉर द ऑब्जेक्ट विच आर पर्सनिफाइड। कभी कभी हु का प्रयोग हम ऐसे पदार्थों के लिए भी करते हैं जिनका मानवीकरण किया गया हो। अगर एग्जाम्पल ये लिया जाए कि द सन whose rays gives life is considered as a god। कि सूरज जिसकी रोशनी जीवन देती है तो सूरज को देवता की तरह से पूजा जाता है। आज हम लोग कल शायद ये भी चर्चा हुई थी कि विच का प्रयोग ये आमतौर पर निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। जैसे द बुक विच यू बॉट यस्टरडे इज टर्न वन। द बुक विच यू बॉट, तो विच रेफर्स टू द बुक विच इज लाइफलेस और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो आज विच का एक दूसरा प्रयोग भी बोर्ड पर थोड़ा सा आप लोग देखते जाएं। रिलेटिव प्रोनाउन कंटिन्यूड, चर्चा है विच समटाइम्स रेफर्स टू सेंटेंस। विच का आमतौर पर प्रयोग वस्तु के लिए करते हैं या निर्जीव ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी विच का प्रयोग पूरे सेंटेंस के लिए भी आता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो he said he was there, उसने कहा कि वो वहाँ था। विच, दोस्तों फिर से जो है हम लोग जोड़ लेते हैं। मैंने कहा कि विच का प्रयोग कभी कभी पूरे सेंटेंस के लिए भी होता है। अगर एग्जाम्पल लिया जाए कि he said he was there, तो ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है। he said he was there, दिस इज कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। और इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है? विच, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए। तो विच के पहले अगर देखा जाए तो ये पूरा सेंटेंस है। तो विच का प्रयोग पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए नहीं आकर के पूरे सेंटेंस के लिए आया है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। The man was said to be a thief। कहा जाता था कि आदमी एक चोर है, which was not true, जो कि सच नहीं है। The man was said to be a thief, ये अपने आप में एक सेंटेंस है और इसका रेफरेंस किससे है? विच से है। तो विच sometimes relates to or refers to a sentence। अब ये ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड विच, हु का प्रयोग और विच का प्रयोग ये दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो डिफाइनिंग और रेस्ट्रिक्टिव यूज, और दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग और कंटिन्यूएटिव यूज। इसमें सावधानी बरतिएगा कि हु और विच का प्रयोग रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग सेंस में करते हैं और कभी कभी इसका नॉन रेस्ट्रिक्टिव या कंटिन्यूएटिव यूज़ करते हैं। इस पर थोड़ा सा विशेष तौर पर मैं आपका ध्यान चाहूँगा। डिफाइनिंग का मतलब होता है जो रेस्ट्रिक्ट करे, और रेस्ट्रिक्ट किसको करे? अपने आए हुए, पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल अगर ये ले कि द बॉय हु हैड स्टोलन माय पेन,
लड़का जिसने कि मेरी पेन चुराई थी वाज पनिश्ड बाय टीचर, उसको टीचर के द्वारा दंडित किया गया। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, सीमित कर रहा है किसको? लड़के को। दूसरा द बुक विच ये किसको जो है डिफाइन कर रही है? बुक को। तो द बॉय हु हैड स्टोलन माय पेन वाज पनिश्ड बाय टीचर, जिस लड़के ने मेरी कलम चुराई थी उसको टीचर के द्वारा दंडित किया गया। तो यहाँ पर वो किसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? डिफाइन कर रहा है लड़के को। और इसमें बीच किसको डिफाइन कर रहा है? बुक को। तो इस तरह का जो यूज, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं फिर से कहूँ, बीच किसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? बुक को। और इसमें हु किसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? बॉय। तो इस तरह से हु और विच का प्रयोग डिफाइनिंग, यानी जब तुरंत रेफर करता है अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को, तो वह रेस्ट्रिक्टिव यूज होता है। डिफाइन का मतलब होता है व्याख्या करना। तो हु किसको डिफाइन कर रहा है? लड़की को। और विच किसको डिफाइन कर रही है? बुक को। तो इस तरह का जो यूज है हु और विच का, इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग यूज। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉन डिफाइनिंग में द मास्टर सेंट फॉर सर्वेंट हु केम एट वंस, ये नॉन डिफाइनिंग है, कंटिन्यूइंग। अब सर्वेंट की जगह पर ये भी कह सकते हैं एंड ही, वो की जगह पर हम क्या? मास्टर सेंट फॉर सर्वेंट, मास्टर ने नौकर को बुलावा भेजा, एंड ही केम एट वंस, और वह तुरंत आया। दूसरा है आई गेव हिम 10 रुपीज, मैंने उसको 10 रुपया दिया। विच वाज ऑल आई हैड, और मात्र 10 रुपया ही मेरे पास था। तो ये देखा गया कि डेरिवेटिव सेंस में वो किसी सर्वेंट को रिफाइन नहीं करता, बल्कि एक सेपरेट सेंटेंस बना देता है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। और सबसे बड़ा फंडा आपको बता दूं कि नॉन डिफाइनिंग यूज में हमेशा एक सेंटेंस के बाद कामा लग जाएगा। इसमें देख रहे हैं, इसमें सर्वेंट के बाद भी कामा है और इसके बाद रुपीज के भी बाद कामा है। तो जब भी हु और विच का प्रयोग, ये सीधा सा फंडा है, जब सेंटेंस के बाद कामा लग जाए और फिर हु और विच का प्रयोग हो, तो क्लेवर ये समझिएगा ये नॉन डिफाइनिंग या कंटिन्यूएटिव यूज हो रहा है। अगर आप लोगों के थोड़ा सा मैं जानकारी के लिए से, तो ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं, जिसमें से एक भी अंतर कुछ भी नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन सा रेस्ट्रिक्टिव यूज है, यानी कि डिफाइनिंग यूज है, और कौन सा नॉन डिफाइनिंग या कंटिन्यूएटिव यूज है। बस केवल आप 2 मिनट सोचें और उसके बाद बता दें मुझको। इसमें माई ब्रदर हु इज ए डॉक्टर हैज़ गॉन टू अमेरिका, मेरा भाई जो डॉक्टर है वो अमेरिका चला गया। और दूसरा भी सेंटेंस माई ब्रदर हु इज ए डॉक्टर हैज़ गॉन टू अमेरिका। दोनों सेंटेंस में आप अंतर बताएं। एक भी वर्ड की कमी नहीं है दोनों में, जो जितने वर्ड फर्स्ट सेंटेंस में है उतने ही दूसरे सेंटेंस में, लेकिन एक का यूज रेस्ट्रिक्टिव है और दूसरे का नॉन रेस्ट्रिक्टिव है। यानी एक का यूज जो है वो डिफाइनिंग है और दूसरे का नॉन डिफाइनिंग है, कंटिन्यूएटिव है। अब एनालिसिस कर लेते हैं कि माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज़ गॉन टू अमेरिका।
ये सेंस ये दे रहा है कि मेरे कई भाई हैं, उनमें से एक भाई जो कि डॉक्टर है वो अमेरिका गया है। फिर से सुने कि माई ब्रदर हु इज़ ए डॉक्टर, इसमें कोई कामा नहीं है। इसका मतलब यह है कि रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि मेरे कई भाई हैं और कई भाइयों में से एक डॉक्टर है, वो अमेरिका जा रहा है। अब जरा दूसरा सेंटेंस ये कहा जाए कि माई ब्रदर हु इज़ ए डॉक्टर, इट मीन्स आई हैव सिंगल ब्रदर, आई हैव ओनली वन ब्रदर, केवल एक ही भाई है जो डॉक्टर है, वो अमेरिका चला गया। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी नॉन डिफाइनिंग होगा और डिफाइनिंग होगा तो नॉन डिफाइनिंग में हमेशा आपको कामा मिलेगा। ये सबसे बड़ा रूल है, इसको जहन में बिठा करके रखिएगा। तो मैंने ये कहा कि हु और विच का प्रयोग ये रेस्ट्रिक्टिव सेंस में यानी डिफाइनिंग सेंस में भी होता है और नॉन डिफाइनिंग सेंस में। नॉन डिफाइनिंग सेंस में हमेशा जो हु और विच से क्लास शुरू होगी उसके पहले और तुरंत बाद जो है आपको कामा मिलेगा, राइट। ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप इसको जो है याद नहीं रखेंगे, कामा नहीं रहेगा, तो वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग सेंस। फिर से बता दो, पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर, इसमें कोई कामा नहीं है, हैड गॉन टू अमेरिका। इसका मतलब ये मेरे कई भाइयों में से एक भाई जो डॉक्टर है वो अमेरिका गया। और दूसरे में माई ब्रदर हु इज़ ए डॉक्टर, हु इज़ ए डॉक्टर, ये डिफाइन कर रहा है किसको, भाई को, यानी कि एक ही भाई है जो डॉक्टर भी है। और इसमें क्या है, कई भाई हैं जिनमें से एक डॉक्टर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस में जिसमें हु और विच का प्रयोग हुआ हो, अगर उस सेंटेंस में कहीं पर कामा नहीं है उस क्लास में, तो वो डिफाइनिंग होगा, रेस्ट्रिक्टिव यूज होगा। और जब नाउन के तुरंत बाद कामा और हु और विच का प्रयोग हुआ हो, फिर उसके बाद कामा हो, तो वो क्या हो जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग, तो पहली बात तो यह है कि दैट इज प्रेफर्ड टू हु और विच। दैट का प्रयोग हु और विच के स्थान पर प्रेफरेंस देते हैं दैट को कब, जब सुपरलेटिव डिग्री हो एडजेक्टिव, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री अगर एडजेक्टिव की है तो उसके तुरंत बाद दैट का प्रयोग होगा, हु का प्रयोग नहीं। जैसे दिस इज द बेस्ट दैट आई कुड डू। बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है और इसके तुरंत बाद हु का प्रयोग नहीं या विच का प्रयोग नहीं, बल्कि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि क्या, दैट का प्रयोग करेंगे। तो पहली बात यह है कि दैट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के तुरंत बाद होता है। अगर मिटा दो, आप लोग नोट कर लिए होंगे तो मिटा दो। दूसरा, दैट इज ऑल्सो यूज, दैट इज ऑल्सो यूज आफ्टर all, same, any, none, all, same, any, none, nothing, nothing but, the only। इन सभी के बाद तुरंत आएगा क्या, दैट का। फिर से देख लें, ऑल के तुरंत बाद दैट, सेम के बाद तुरंत बाद, एनी के बाद दैट, नन के बाद दैट, नथिंग। क्या है, मैं कह रहा था कि दैट का प्रयोग, दैट इज ऑल्सो यूज आफ्टर ऑल, सेम, एनी,
none or nothing. The only. The only. एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं. एग्जाम्पल अगर दिया जाए कि all that glitter is not gold. All that glitter is not gold. all के बाद जो है which का प्रयोग नहीं बल्कि क्या है, glitter is not gold. all के बाद that का प्रयोग. दूसरा एग्जाम्पल अगर लें कि this is the same man या this is the same book, इसके तुरंत बाद जो है that I wanted. सेम के बाद जो है that आया. तीसरा एग्जाम्पल अगर लिया जाए एनी का, it is the only donkey. It is only donkey that barks. केवल गधे ही रेंगते हैं. और it was nothing far. It was nothing far that he read. मैंने कहा कि जितने भी सेंटेंस हैं, शब्द हैं, इसके तुरंत बाद जो है आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट मिलेगा बाकी कुछ नहीं. और दूसरी चीज़ है कि दैट इज आल्सो यूज्ड आफ्टर. That is also used after. Also used after interrogative. After interrogative pronoun. Who and what. ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है और इसके तुरंत बाद जो है व्हाट का प्रयोग होगा. वो दैट saw her. एग्जाम्पल लेके दैट saw her. वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है और इसके तुरंत बाद जो है दैट का प्रयोग हुआ. वो दैट saw her did not pity her. pity her. क्या ऐसा कोई है जिसने उसको देखा और उसको उस पर दया न आई हो. दूसरा है कि what is it that troubles, what is it that troubles you. ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान किए हुए. What is there that I do not know? What is there that I do not know? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं नहीं जानता हूँ. तो ये कि who और what के बाद भी आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग मिलेगा. अगर कोई दूसरा प्रोनाउन है तो गलत हो जाता है. और एक विशेष बात यह है कि आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन रेफरेंस टू व्हिच आर और एंड टू एंटीसीडेंट्स. ये नोट रखिएगा, व्हेन टू एन एंटीसीडेंट.
is person and the other is animal and the other is animal. Relative pronoun that is used अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दो एंटीसीडेंट यानी पहले आए हुए जिसमें से कि एक व्यक्ति हो और दूसरा क्या हो, एनिमल हो, तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो केवल दैट आएगा. एग्जाम्पल है द बॉय एंड हिज डॉग. द बॉय एंड हिज डॉग. अब एक बॉय है, पर्सन है, और दूसरा एनिमल है. द बॉय एंड हिज डॉग. अब इसमें क्या लगेगा, दैट लगेगा कि विच लगेगा? दैट हैड. That had entered the campus were turned away. ये देखा कि जब भी दो एंटीसीडेंट आए जिसमें से एक पर्सन हो और दूसरा एनिमल हो, तो उसके बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग होगा.